गए। तो आपको लगता है कि चौथे चरण में इस मुद्दे पर दांव खेलना भाजपा के लिए जो है वो मुफीद साबित हुआ होगा? बात दांव की नहीं है, बात सत्यता की है। और आतंकवाद से भारत कई दशकों से जूझ रहा है और ये बात किसी से छिपी भी नहीं है। और आतंकवाद के मुद्दे पर जब एक विशेष पार्टी की सरकार थी, जब वो सत्ता में थे, तो उनका क्या नजरिया था, क्या दृष्टिकोण थे कि उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी नसीहत दी कि आप मुकदमे वापस नहीं ले सकते इन आतंकवादियों के खिलाफ। तो मतलब आप मानते हैं कि इससे जनता में मैसेज खराब गया? निसंदेह, क्योंकि जनता को चाहिए अमन, चैन, शांति। ये जनता को पसंद है। सीरियल ब्लास्ट होते रहें, बम धमाके होते रहें, बलात्कार होते रहें, ये किस जनता को, किस देश की जनता को पसंद होगा? तो मतलब वोटिंग से पहले कहीं ना कहीं राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र सुरक्षा या कह लीजिए राष्ट्रवाद का मुद्दा भी जनता के जेहन में रहा है। बसपा से बात करते हैं। आज बहन जी मायावती ने भी वोटिंग के बाद प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि सपा हमारी चिंता छोड़ दे, वो अपनी चिंता करे, सरकार तो हम ही बनाने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरव्यू दिया था नेटवर्क 18 को, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं जिनके पास ये जानकारी नहीं है, उसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम हो सकता है बसपा के पास चले जाए, जो कभी आपके साथ रहा भी। आज मायावती ने कहा कि मैं उनको बहुत महान कहती हूं कि हाँ मुस्लिम हमारे साथ जाएगा, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं दलित भी जाएगा, सर्व समाज से जुड़े भी लोग जाएंगे। आपको लगता है कि आपने सपा के इस वोट बैंक में सेंधमारी की है? आप कहीं हैं इस लड़ाई में अभी? बिल्कुल लड़ाई में है। बहुजन समाज पार्टी से बड़ा कोई परिवार नहीं है। मुसलमान हमारा हिस्सा है, मेरा भाई है। हिंदुस्तान में आज से मुसलमान थोड़ी आया है, ये लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान भी एक हमारा पड़ोसी है ना, और हम हिंदू मुसलमान पड़ोसियों की नहीं, अपने देश वालों की बात करिए आप। हम अपने देश, तो हमारे देश में रहते हैं, आप उनकी बात करिए, पड़ोसियों की चिंता छोड़ दीजिए। हम अपने देश की मुसलमान की बात कर रहा हूँ, वो मेरा भाई है। ये हिंदू मुसलमान के सहारे कब तक राजनीति करेंगे? हम सब लोग चाहते हैं कि अमन चैन रहे। तो आपको लगता है कि बसपा उस पर खरी उतरती है? बिल्कुल बसपा खरी उतरेगी। चलिए ठीक है। तो प्रयागराज में आपको बता दें कि यहाँ का मुकाबला भी 5वें चरण में बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। 27 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है और यहाँ पर कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में 8 भाजपा ने जीती थी, 2 अपना दल, 2 पर बसपा का कब्जा था और 1 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। और यहाँ की जो सबसे दिलचस्प और चर्चित सीट है वो सिराथू सीट है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट है और उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं जो हैं वो गर्म है कि वहां पर बहुत टफ फाइट हो सकती है। क्या वहां पर मामला फंस भी सकता है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल जनता के बीच में से ले लेते हैं। अपने हाथ खड़े करिए, अपने हाथ उठाइए और क्या कहना चाहते हैं, किससे सवाल पूछना चाहते हैं बताइए। 1 मिनट जी। मैं पवन श्रीवास्तव जी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनसे कहना चाहता हूं कि शहर पश्चिमी के उम्मीदवार हो, जो भी आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं, 5 साल उन्होंने क्या काम किया उस पर चर्चा नहीं हो रही है। जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह जी हर सभा में कहते हैं कि मैंने अतीक अहमद का घर गिरवा दिया, मैंने फला का ऑफिस गिरवा दिया। तो आप माफिया की बात करते हैं, हम भी कहते हैं कि माफिया का सफाया होना चाहिए, माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर सरकार क्या माफिया केवल मुसलमान और ब्राह्मणों का मकान गिरवाएगी? क्या ब्रजेश सिंह का मकान नहीं गिरवाएगी? ठीक है, आप बैठिए और जी आप बताएं। हमारा सवाल सपा के प्रवक्ता से है। अभी अखिलेश भैया बोले थे कि हम शिक्षा मित्रों का समायोजन करेंगे। हम बीटीसी किए हुए छात्र हैं, 1.5 लाख रुपया खर्चा किए हैं। आप यदि उनका समायोजन करेंगे तो हमारी नौकरी कहाँ जाएगी? 1 लाख शिक्षा मित्र हैं, 1 लाख शिक्षा मित्र। जी आप क्या कहना चाहते हैं? सबको मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। मेरा प्रश्न सभी नेताओं से है जो बैठे हैं यहाँ पे खड़े हैं। 1959 में नैनी इंडस्ट्रियल एरिया देश का 5वां सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था रोजगार के मामले में। आज ऐसा क्या हुआ कि जब इस शहर ने 42 सांसद, 170 विधायक, न जाने कितने एमएलए, मेयर, न जाने कितने पार्षद दिए, उस इंडस्ट्रियल एरिया का, इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये सभी सरकारों से है। सरकारें किसी की भी रही हो पूर्व में, तो आखिर इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसका बेड़ागर क्यों हुआ और अभी तक वहां से संभावनाएं क्यों नहीं निकली हैं? सबसे पहले इस पर आप जवाब दीजिए, क्योंकि प्रयागराज का ये लोकल मुद्दा है। नैनी जो इंडस्ट्रियल एरिया था उसको खराब करने में वहीं के कर्मचारियों का हाथ था और उन लोगों ने उसको डुबोया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब कोई भी कंपनी लगती है तो प्रॉफिट के लिए लगती है। अगर आप उसमें नेतागिरी करेंगे, काम नहीं करेंगे, लॉस होगा तो जो
भुगत रहे हो, भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये इस तर्क में कितना दम है कि कर्मचारियों ने डुबोया है और जब कंपनी लॉस में जाएगी तो फिर वो लॉस कौन बियर करेगा? धीरे धीरे बंदी हो जाती है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की बड़ी भूल रही हो। और आपको याद दिला देना चाहता हूं, इलाहाबाद की धरती पे आप खड़ी हुई हैं। पिछली सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इसी नैनी क्षेत्र में हाईटेक सिटी बनवाकर लोगों के लिए यहां रोजगार बनाने का काम किया। इलाहाबाद में स्टेट यूनिवर्सिटी देने का काम किया, बिजली का प्लांट लगवाया समाजवादी सरकार ने, और इस भाजपा की सरकार ने उन्हीं के काम का फीता काटा गया है। अच्छा, ये बताइए, एक और लिस्ट में नाम जुड़ गया कि फीता काट लिया आपने, काम इन्होंने कराया, फीता आपने काटा। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये यहाँ आरोप लगाते रहते हैं कि हम नाम बदल देते हैं योजनाओं का। ये तो प्रतीक यादव जो है, प्रतीक गुप्ता थे, उनके पिता का नाम बदल दिया। ये क्या आरोप लगाएंगे किसी के ऊपर? चलिए ठीक है, मैं मेरी अपील है कि आप लोग निजी ना हो, तर्कों पर बात करें, मुद्दों पर बात करें। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस पर भी आरोप बनता है कि अगर किसी इंडस्ट्री को बंद किया गया तो सरकार तो आपने भी चलाई है। सबसे ज्यादा तो भाजपा चीख चीख कर कहती कि 70 साल आपने शासन किया। अरे हमने तो खाली उद्योग लगाया। वो कर्मचारी नेता से पूछ लीजिए ना कि नैनी का इंडस्ट्रियल बेल्ट किसने बनवाया था। हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। हाँ, हम बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले बेच देते हैं। पूरा देश बेच दिया इन लोगों ने। अच्छा। और तमाशा ये है कि पूरा भारत मानता है कि हम लोग मानते हैं, कांग्रेस के लोग, कि भगवान राम हमको धरती पे लाए हैं। ये कह रहे हैं हम भगवान राम को लाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से चुनाव एक्सप्रेस के मंच पर श्री राम का जिक्र हो गया है। भाजपा के प्रवक्ता ने भी ये जिक्र नहीं किया, सपा ने भी ये जिक्र नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने श्री राम का जिक्र कर दिया है। तो थोड़ी देर में आप मुसलमान और नकाब की भी बात करेंगे। बता दीजिए, मैं सबसे जुड़ा सवाल पूछ लेती हूँ, पहले पूछ लेती हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी ने सेकुलरिज्म को परिभाषित कर दिया था। कम पढ़े लिखे लोग हैं, इंटर पास करने के 12 पास करने के बाद इंटर में दाखिला। ठीक है, चलिए ठीक है। कोई और सवाल जनता के बीच से? आगे आइए, आप आगे आइए। मैडम, सरकार बोल रही है कि 4 लाख नौकरी हमने साल में देने का काम किया है, लेकिन यहाँ पे इतने छात्र खड़े हैं, किसी से भी पूछिए कि किसको नौकरी मिली है। यहाँ पे मैं बताता हूँ नौकरी किसको मिली है। नौकरी मिली है पुलिस वालों को, हाथरस की बिटिया को आधी रात में जलाने के लिए। नौकरी मिली है ये भगवा आतंकवादियों को लिंचिंग करने के लिए। भगवा आतंकवादियों का क्या मतलब है जी, भगवा आतंकवादियों का क्या मतलब है? आपने शब्द का इस्तेमाल कैसे किया? आप माफी मांगिए पहले आप माफी मांगिए। आप आतंकियों की बात करिए। क्या कोई मुसलमान आतंकवादी कहता है कभी? नहीं। क्या कोई मुसलमान आतंकी कहता है कभी? आतंकी को आतंकी कहिए आप भगवा आतंकवादी लिंचिंग होती है, लिंचिंग होती है। माफी मांगिए पहले। भगवा आतंकवाद, आपने इस शब्द का इस्तेमाल कैसे किया? आतंकवाद, बताइए मुझे घटना पे कहे अब आप चलिए मैं एडमिट करता हूँ। चलिए मैं एडमिट